इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपके पास अगर पॉलिसी होती तो आप 2008 से शुरू करते, 2018 तक वो पॉलिसी मुरतब करते ताकि इमरान खान हुकूमत में आता ही ना। आपके पास कोई पॉलिसी थी नहीं, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, तो अब कैसे कोई पॉलिसी आप मुरतब कर जाते? सवाए बड़ी बड़ी बातें करने से, इखलाकी गंद फैलाने से, अजीब झूठ फैलाने से, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। इन पिंजरों से निकलना जरूरी है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं लेकिन हमें नजर नहीं आते। वो पिंजरे हैं सोच के, वो पिंजरे हैं जज्बातों के, वो पिंजरे ही पिंजरे हैं लेकिन नजर नहीं आते, लेकिन हम सब उसके अंदर कैद। इन तमाम पिंजरों के होते हुए, शख्सी आज़ादी के ना होते हुए, बोलने पर पाबंदी होते हुए, हमारे ऊपर लाख मुश्किलों के बावजूद भी हम खामोश हैं। और ये खामोशी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए इतनी को मुश्किल है और इतनी को खतरनाक है, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। आज दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम से जानते हैं। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में क्या फ़र्क है और क्यों फ़र्क है, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस्लाम एक दुनिया का उभरता हुआ मज़हब है, दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है जिसके लोग फॉलो करते हैं, और 56 से ज़्यादा रियासतें मौजूद हैं, लेकिन हर रियासत का अपनी तई कुछ ना कुछ बेड़ा गर्क इस तरह से हुआ है कि उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। सोमालिया ले लें, मिस्र ले लें, कोई भी रियासत ले लें, इवन सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात को ले लें। अगर सऊदी और मुत्तहदा अरब इमारात में अगर तेल और मुख्तलिफ चीज़ें ना होती तो आज वो कहाँ पे खड़े होते, ये बात दूसरी नहीं कि मैं आपको ये बात भी आपसे डिस्कस की। हम हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फ़र्क सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, और ये फ़र्क है कि उन्होंने अपने लोगों के तक उनके हकूक किस हद तक पहुंचाए हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आती हैं, आप उनके अंदर आज़ादी इजहार राय देख लें, आप उनके अंदर हकूक की निचली सतह तक तरसील देख लें, आप उनका एजुकेशन सिस्टम देख लें, आप उनका सेहत का निज़ाम देख लें, आप उनके तमाम चीज़ें देख लें। अगर आप उससे कंपैरिजन करें और पाकिस्तान के साथ, तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी शायद नीचे चला जाए। इसके अंदर बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, दूसरे और बहुत सारे ममालिक आते हैं। दुनिया की तकरीबन सारी की आबादी कैलकुलेट की जाए, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, अगर इस खित्ते की आबादी दुनिया की आधी आबादी है। जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं। सबसे ज़्यादा जो बड़ा रिसोर्स है वो रिसोर्स है आबादी का, अवाम का, यूथ का, और ये जो यूथ है इन ममालिक के अंदर भरी पड़ी है। इंडिया आज चांद पे चला गया, इंडिया ने अपने कोई माइलस्टोन सेटल्ड की है, लेकिन इसके बावजूद गुर्बत है, हकूक की निचले सतह पर फरावानी नहीं है। ये वो मसले फेस कर रहे हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की माशी हालत बहुत दगरगू है, बिगड़ी हुई है, लेकिन इंडिया के साथ ये मामला नहीं है। किसी न किसी तरह से उनका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, उनकी माशियत भी ग्रो कर रही है, लोगों की लाइफस्टाइल के अंदर बेहतरी भी आ रही है। हो सकता है जिस तरह के उनके प्रोजेक्ट्स हैं कल को वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ना रहें, लेकिन फर्क सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। जहां पे लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है वो आगे बढ़ते हैं, और जहां पे नहीं होती वहां पे लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लोग बोलने से जब डरेंगे तो वो तनकीद नहीं कर पाएंगे, और अगर तनकीद नहीं कर पाएंगे तो कोई इदारा अपना काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। स्पेशली रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानियों से जो सबसे बड़ी चीज छीन ली गई वो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकता। मैं अगर ताकतवरों और माफिया के बनाए गए असूलों से थोड़ी सी हट के बात करूंगा तो मैं इस मुल्क के अंदर एक मुल्जिम की हैसियत ही रखूंगा। ये माफिया जो ताकतवर मेरे से जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, कभी आपने इस बात को सोचा कि ये रजीम चेंज होते क्यों हैं, इनके मकासद क्यों हैं? इसका मकसद क्या है? क्यों किसी दूसरे मुल्क को, तीसरे मुल्क को एक रजीम चेंज ऑपरेशन उन मुल्क के लोगों के थ्रू करना पड़ता है?
मैक्सिमम जगह पर ये रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब होते हैं। और सबसे ज्यादा रजीम चेंज ऑपरेशन वहां पे कामयाब होते हैं जहां पे इजहार राय की पाबंदी है, सख्ती है। आप सोमालिया के लोगों को देख लें, हमेशा वहां पे इजहार राय की सख्ती है, वहां पे इजहार राय नहीं कर सकते आप, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आपको हकूक निचली सतह पे नहीं पहुंचते। वहां पे एक ताकतवर आदमी ये फैसला कर लेता है कि उसने ये करना है और उसके मुताबिक ये जो ठीक है, उसके मुफाद के अंदर जो चीज आती है वो बहुत सारे और मुफाद प्रस्तों को अपने साथ मिलाकर रजीम चेंज ऑपरेशन कर देता है। क्योंकि अवाम के पास वो हौसला और वो सब्र नहीं होता कि अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सपेल कर सके, बाहर निकल सके, उनको ये आदत नहीं होती, लाशऊरी तौर पर वो ट्रेंड नहीं होते इन तमाम चीजों को रोकने के लिए। तो ये रजीम चेंज ऑपरेशन वहां पर बहुत जल्दी कामयाब होते हैं। यही रजीम चेंज ऑपरेशन अगर यूरोप में करना चाहें तो आप नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों की एक ट्रेनिंग है, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, उन लोगों को ट्रेंड इस तरह से किया गया है। जब इस तरह से ट्रेनिंग करेंगे तो फिर ये रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब नहीं हो। 23 मार्च 2022 को जब इमरान खान ने साइफर को लहराने के बाद एक एलामिया भी आया पब्लिक जो सलामती कौंसिल का था, पाकिस्तान सलामती कौंसिल का, उसके अंदर रजीम चेंज के जो साइफर था उसको कंडेम भी किया गया। उसके बाद 2 बार ये मीटिंग्स फिर हुई, वो साइफर के ऊपर बात हुई, लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। तो इस रजीम चेंज ऑपरेशन का मतलब सिर्फ किसी भी कौम को इतनी निचली सतह पे लेके जाना होता है जहां पे उनसे तमाम तरह की अपनी बातें मनवा ली जाए, और उनके जो हटकंडों के जो उनके पैरोकार होते हैं और जो उनके फैसिलिटेटर होते हैं वो कोई बाहर से नहीं आते हैं, अंदर से कुछ मुफाद प्रस्तों को इकट्ठा करते हैं, कुछ करप्ट लोगों को इकट्ठा करते हैं। उन सबको इकट्ठा करके एक रजीम चेंज ऑपरेशन प्लान होता है जिसका वाहिद मकसद एक अबतर सिचुएशन पैदा करना होती है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करनी होती है। और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये तमाम चीजें उस जगह पे ज्यादा होती हैं जहां पे आपको रूल ऑफ लॉ नजर नहीं आता। जब रूल ऑफ लॉ नजर नहीं आएगा तो वो जमीन बड़ी जरहेज होती है इस तरह के रजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए। अब रजीम चेंज ऑपरेशन का मतलब क्या था, अब समझिए। अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट को टेक ओवर करते हैं, इमरान खान साहब बाहर जाते हैं गवर्नमेंट से और असेंबली से इस्तीफे देकर बाहर आते थे। गलत था या ठीक था ये डिस्कशन बाद में हो सकती है, लेकिन वो बाहर आ गए। मेरे ओपिनियन के मुताबिक उनको असेंबलीज के अंदर रहना चाहिए था, लेकिन चले उन्होंने असेंबली से बाहर आ गए और शहबाज शरीफ अब इक़्तिदार के अंदर आ गए। इक़्तिदार के अंदर आने के बाद इकोनॉमी की हालत दिन ब दिन अबतर से अबतर होती चली, गलत से गलत फैसले किए गए। 98% अवाम को किसी तरफ नहीं देखा गया और 2% एलीट क्लास को हर तरह की फैसिलिटेशन दी गई, गैर मुल्की दौरों की भरमार कर दी गई। बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा बनाया गया और उन्होंने पाकिस्तान के दौरे पे आना कभी कभी मुनासिब समझा, वरना वो अक्सर अपने वतनों में ही रहा करते हैं, क्योंकि ये वतन और इस वतन के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था। पेट्रोल की प्राइसेस हो, इकोनॉमी क्राइसिस हो, कारोबार की बंदिश हो, बिजली के बिल हो, हर चीज अपनी सतह से इंक्रीज इस तरह से कर गई जिसकी मिसाल हमें शायद माजी में नहीं मिलती। उसका सारा का सारा मुर्दे इल्जाम इमरान खान साहब को ठहराया गया। चले मान लिया कि इमरान खान साहब की वजह से ये सब कुछ हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ प्लान करना था, कुछ ऐसी मुस्तकबिल की पॉलिसी देनी थी जिसके तहत ये मुल्क चलेगा और आगे बढ़ेगा। शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताबात भी किए और बड़े मुज़हका खेज खिताबात किए। ये इनको नहीं कोई वजीर खारजा पसंद आया तो ये अपने मनपसंद इसहाक डार साहब को इम्पोर्ट करके पाकिस्तान लेके आए। ये आगे पता नहीं मुल्क की इकोनॉमी के साथ क्या कर देंगे। मुल्क की इंडस्ट्री को खड़ा किया ही नहीं गया कभी, उसके लिए कोई पॉलिसी मुरतब की ही नहीं गई कभी। मुल्क के अंदर हुनरमंद लोगों को प्रोड्यूस करने की भी कोशिश नहीं की गई। ये जो अभी निगरान वज़ीर आज़म आए ना कि मुल्क से अगर लोग बाहर जाते हैं तो जाने दो, ये तो अच्छी बात है। इन लोगों से अगर यहाँ पे काम करवाया जाए, इनको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए, यहाँ पे इनको स्किलफुल किया जाए, यहाँ पे इनको सब कुछ किया जाए, तो इनको क्या मसला है। जिन बच्चों को हमने ट्रेन किया, जिन बच्चों को हमने एजुकेट किया, जिन बच्चों के ऊपर इस मुल्क के पाकिस्तान का पैसा लगा, वो सब इस मुल्क को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। जिनके पास तो हुनर है, जिनके पास तो चीजें हैं, वो तो आराम से चले जाते हैं। जिनके पास ये सब कुछ नहीं है वो क्या करेंगे। इस पैथेटिक सिचुएशन
को लेके आना ही मकसद था इस रजीम चेंज ऑपरेशन का। आज इतनी को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा। तो किसी न किसी हद तक रजीम चेंज का मकसद ही सिर्फ इस मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा करना था, ताकि अगयार के आगे हम हाथ जोड़े घुटनों पे बैठ जाएं, फिर वो अगयार अपनी मर्जी के तमाम फैसले हम पे लागू कर दें और हम उस पर मानने पे मजबूर हो जाएं और हम कौम के वसी तर मुफाद में ये कहें मेरे अजीज हमवतनों, और उसके बाद वही खेल फिर से शुरू हो जाए। इमरान खान साहब कहते थे कि ये लोगों का काम सिर्फ रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुल्क को तबाह करना है, और आज इमरान खान सच्चा होता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान की एक एक बात सच होती नजर आ रही है। इमरान खान झूठा था, इमरान खान मक्कार था, इमरान खान नशई था, इमरान खान कुछ भी था। उसकी बात को झूठ साबित करना था तो आपने मुल्क की इकोनॉमी को खड़ा करना था, कम से कम वो पॉलिसी देनी थी जिस पॉलिसी के ऊपर चलकर आप इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपके पास अगर पॉलिसी होती तो आप 2008 से शुरू करते, 2018 तक वो पॉलिसी मुरतब करते, ताकि इमरान खान हुकूमत में आता ही ना। आपके पास कोई पॉलिसी थी नहीं, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, तो अब कैसे कोई पॉलिसी आप मुरतब कर जाते? सवाए बड़ी बड़ी बातें करने से, इखलाकी गंद फैलाने से, अजीब झूठ फैलाने से, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। आपको कहा कितना पेट्रोल बढ़ा दो, आपने बढ़ा दिया। आपने कहा महंगाई की शरह ऐसे कर दो, आपने कर दी। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपके ये मसाइल वो नहीं है जो आम आदमी ने, आम आवाम ने फेस कर। एक तो रजीम चेंज का मकसद ये था कि इस मुल्क को तबाही के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया जाए, और आपने वो कर दिया। आप लोगों को रजीम चेंज के इस कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। जो आप चाहते थे वो सब हो गया। अब रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो सबसे बड़ी चीज आई वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद क्या पाकिस्तान की मैशियत कभी खड़ी हो सकती थी? क्या अपने पांव पर पाकिस्तान कभी खड़ा हो सकता था? क्या कोई पॉलिसी मुरतब हो सकती थी? इसका जवाब सरीहन नहीं है। और यही सब बातें इमरान खान कहता था। इसीलिए कहता हूं इमरान खान की हर बात सच्ची साबित होगी। अब रजीम चेंज के बहुत सारे किरदार इस मुल्क में नहीं, इस मुल्क से बाहर है। बाहर इस मुल्क के फैसले होते हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके लीडरान बाहर बैठे इस मुल्क की, किसी भी मुल्क की तकदीर के फैसले करते हैं और लोग उनको वेलकम करें? और क्यों करें? लोगों को भी इस बात को अब समझना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ये रजीम चेंज ऑपरेशन कभी भी पाकिस्तान की माशियत बेहतर नहीं कर सकता, ना उसने की। अब ये जो एक नया ड्रामा इलेक्शन ना करवाने का शुरू हुआ है, ये मजीद इंस्टेबिलिटी, मजीद हालात को खराब करेगा। लेकिन किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन का अगला मरहला शुरू हुआ। अब इलेक्शन नहीं करवाने, जिद है, अना है। अब ताकतवर और माफियाज हैं, जो पैरोकार हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, जो हैंडलर्स हैं, वो ये चाहेंगे कि जिससे जान छुड़ाई थे वो फिर से आ जाए। अब इमरान खान विराजमान है जेल के अंदर, बाकी सब हैं जेल से बाहर, और बहुत से लोग हैं मुल्क से बाहर, और मुल्क है तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ। और फिलहाल हमारे पास कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है जो हम इस कौम को दें। इस कौम से मेहनत करें, मिलके यकजा होकर काम करें, इस मुल्क को चंद सालों के अंदर इस क्राइसिस से बाहर निकालें। लेकिन कुर्बानी देगी तो आम आवाम, ब्यूरोक्रेसी कुर्बानी नहीं दे सकती। जजेस, जर्नैल और बहुत से अफसरान वो कुर्बानी नहीं दे सकते। देगी तो अवाम देगी। जिसको ट्रेन करना, जिसको एजुकेट करना, जिसके लिए रोजगार के मौके प्रोवाइड करना स्टेट का काम था। लेकिन हमारे लिए अपनी अपनी अनाएं और अपने अपने फायदे ज्यादा अहम हैं इस पाकिस्तान से। तो अब इमरान खान सच कहता था, झूठ कहता था, लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन अपने आखिरी दौर के अंदर चली गई है। अभी हमने बहुत कुछ मानना है, हाथ जोड़ के मानना है। अब देखिए वो वक्त कब आता है, क्योंकि पाकिस्तान में जिसने इलेक्शन करवाने हैं वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, और जिसने इलेक्शन के लिए तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करनी है वो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा है। चलें देखते हैं अब इस मुल्क को हम कितना बर्बाद कर सकते हैं और कितना बर्बाद होता हुआ देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।